हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद प्रियंका पर। आज मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के 10 MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट वायरल क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ, जिन पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और इनको हम बहुत डीपली समझेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे शुरू करते हैं, हम फटाफट देखते हैं। अच्छा, ये वीडियो मेरी 2 पार्ट्स में आएगी। कुछ क्वेश्चन आपको इस वाली वीडियो में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ऐसा कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन हमारे पास हैं वर्ल्ड बैंक, आसियान, IMF, नेटो और सार्क। इन पांचों ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक कंपैरेटिव स्टडी भी मैंने अपलोड किया है। अगर आपको इनके बारे में बहुत डीपली समझना है तो आप वो मेरा कंपैरेटिव स्टडी भी देख सकते हैं। तो अगर हमें देखना है कि फ़ाइनेंशियल लोन कौन प्रोवाइड करवाता है, तो 2 ही हमारे पास एजेंसीज़ हैं जो फ़ाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करवाती हैं। पहली है हमारे पास IMF और दूसरी हमारे पास वर्ल्ड बैंक। लेकिन हमें आंसर केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करना है यहाँ पर। अब पूछा गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कौन लोन प्रोवाइड करवाता है। देखिए, क्वेश्चन में आपको फोकस करना है कि कहाँ पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर मैंने आपको अपने स्टडी में भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक हमारे लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करता है और IMF हमारे शॉर्ट टर्म के लोन प्रोवाइड करता है। अगर इकोनॉमिक की बात करें तो IMF लोन प्रोवाइड करवाएगा, और अगर हम बात करें गरीबी को दूर करने के लिए या विकास को बढ़ाने के लिए कौन सा एजेंसी है जो हमारी लोन प्रोवाइड करवाती है, तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पूछा गया डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यानी जिससे वो चेंज हो जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवाता है फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच कंट्री लेड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर आफ्टर 9/11। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ हम ग्लोबल वॉर की बात करते हैं। ग्लोबल वॉर मतलब वैश्विक युद्ध, विश्व स्तर पर जो युद्ध है वो उसका जो लेड मतलब लीडरशिप, उसका नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, ये 9/11 इसका मतलब है 11 डेट है और 9 हमारा मंथ है, यानी कि 11 सितंबर की, 11 सितंबर की बात कर रहे हैं, और ये है 2001। जो पूरी डेट है 11 सितंबर 2001। तो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारी यूनाइटेड स्टेट, सेकंड इज़ रशिया, थर्ड इज़ चाइना, और डी ऑप्शन है हमारा UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट। ये कहीं कहीं पर USA करके भी आता है, तब भी आपको अगर USA आएगा तो आपको USA पर ही टिक करना है, और यूनाइटेड स्टेट आएगा तो यूनाइटेड स्टेट को टिक करना है आपने। अच्छा, 11 सितंबर 2001 को जो हमला हुआ था, उसके बाद ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो हम NATO पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, NATO के साथ अलग अलग देश हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन जो हम बात करें कि जो मेन जिम्मेदारी थी वो अमेरिका की थी। ठीक है, तो हमने इसका आंसर देखा कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हु लेड, किसने इसकी लीडरशिप करी थी वैश्विक युद्ध के, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में। तो आंसर है हमारे पास USA या फिर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए फटाफट अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच पॉलिटिकल पार्टी लेड चाइनाज रेवोल्यूशन इन 1949। 1949 में चाइना की जो क्रांति हुई थी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको लीडरशिप किया था, या कौन सी वो राजनीतिक पार्टी थी जिसने चाइना रेवोल्यूशन किया था, उसको लीड किया था। ऑप्शन है हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ चाइना, माओइस्ट पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी करके भी पूछा जा सकता है।
तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ये दोनों ही सेम है। कभी कभी पूछा जाता है इसके मेन लीडर कौन है, लीडर किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। तो इसके जो मेन लीडर हैं वो हैं माओ त्से-तुंग। ठीक है, मेन लीडर उसका नाम क्या है, माओ त्से-तुंग। ये आपको नाम याद रखना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, मैंने जो आपको बताया कि ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसके जो लीडर मैंने आपको बताया माओ त्से-तुंग। अगर इसकी स्पेलिंग आएगी तो आपने क्या लिखना है, माओ। ठीक है, माओ जे-दोंग बोलते हैं। हिंदी में जो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वो बोलते हैं माओ त्से-तुंग, लेकिन इंग्लिश में जो हमें लिखा हुआ मिलेगा वो मिलेगा हमें माओ जे-दुंग। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखना। पता चला कि हम बोल रहे हैं माओ त्से-तुंग और लिखा हुआ है माओ जे-दोंग तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर हमारे सेम है ये, और ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो असर्शन है हमारे पास, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इलेक्ट अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। यानी केरला एक पहला स्टेट बन गया जिसने क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था। रीज़न क्या है, द कम्युनिस्ट पार्टी प्रॉमिस्ड रेडिकल रिफॉर्म्स एंड गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। इसका रीज़न ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने वादा किया था रेडिकल रिफॉर्म यानी बहुत ग्रास रूट लेवल पर रिफॉर्म लाने के लिए, एंड गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, और क्या था, मेजॉरिटी का उसको क्या मिल गया था, सपोर्ट। दिस इज़ द मेन रीज़न। तो हम देखना है कि क्या असर्शन और रीज़न एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यस, असर्शन और रीज़न दोनों ही हमारे ट्रू हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगर पूछा जाएगा कि केरला में कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो पहली बार इलेक्ट हुई थी और उसका मेन रीज़न क्या था, मेन रीज़न था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रॉमिस किया था रेडिकल रिफॉर्म के लिए और उसको मेजॉरिटी का सपोर्ट भी मिला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द आसियान वे। यानी कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा है वो जो आसियान को सबसे अच्छे तरीके से जिसका वर्णन करता है या जिसके बारे में बताता है। तो आसियान के बारे में समझने से पहले हमें आसियान की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को हम क्लैरिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मिलिटराइज कॉन्फ्रंटेशन। अच्छा, जब भी मिलिट्री की बात आएगी, आर्मी की बात आएगी, तब इसका आंसर बच्चों सीधा सीधा बनेगा नेटो से, तब ऑर्गेनाइजेशन होगी नेटो। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। बी हम देखते हैं, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी ओनली। इकोनॉमिक यानी मनी की अगर हम बात करें तो मनी के लिए हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन थी। पहली ऑर्गेनाइजेशन थी IMF और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे पास वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं, इनफॉर्मल कॉपोरेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑफ सॉवरेनिटी। यानी जितने भी कंट्री मेंबर हैं एक दूसरे को कॉपरेट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, और अगर किसी एक को हेल्प की नीड होती है तो सारे कंट्री उसके लिए तैयार रहेंगे। ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लोबल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। देखिए, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। तो आसियान अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बहुत सारे कंट्री इसके मेंबर्स हैं हमारे पास, तो आइसोलेशन तो नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ कैंसिल हो जाता है, बी भी हमारा कैंसिल होता है और ए भी कैंसिल होता है। ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जब भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करने जाएं, आप राइट ऑप्शन को सबसे पहले सिलेक्ट ना करें। आप सबसे पहले देखें कौन कौन से ऑप्शन हैं जो क्वेश्चन से मैच नहीं करते या जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। आप
कैंसिल आउट करना पहले शुरू करें तो आपको राइट आंसर सबसे बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनफॉर्मल कॉर्पोरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ सॉवरेनिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच EU ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 2009 एंड फर्दर स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेशन। कौन सी EU मतलब यूरोपियन यूनियन की कौन सी ट्रीटी है जो 2009 में आई थी और जिसने बाद में कंट्रीज़ के साथ आपसी सहयोग को और बढ़ा दिया। ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, तो ऐसी संधि, ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो 2009 में आया था। तो अगर हम देखें ट्रीटी ऑफ रोम, तो ट्रीटी ऑफ रोम आया था हमारा 25 ऑफ मार्च और ये आया था हमारा 1957 में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ लिस्बन। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन हमारा आया था 1 दिसंबर आया था हमारा, और 2009 में आया था हमारा ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था यूरोपियन यूनियन को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना, लोकतांत्रिक बनाना, कुशल बनाना और पारदर्शी बनाना, मतलब स्किल्ड भी बनाना था, और जो उसकी पॉलिसीज़ थी उनको ट्रांसपेरेंट भी बनाना था। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है कि डेमोक्रेटिक भी है, स्किल्ड भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, विदाउट बायसनेस है, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से हम दो ट्रीटी को जानते हैं। एक ट्रीटी हुई थी हमारी 1783 में, और जो दूसरी ट्रीटी थी वो हुई थी हमारी 2050 में। 1783 वाली वो हमारे अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थी, जिसमें अमेरिकी क्रांति का अंत हुआ था, और जो 2015 वाली ट्रीटी है हमारी, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है और ये 1 नवंबर और 1993 से हमारी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच क्योंकि यही वो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है जिसने 1993 में यूरोपियन यूनियन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक फॉर्मल एक उसकी नींव रखी थी यहाँ पर, यानी यूरोपीय संघ की एक औपचारिक स्थापना हो सके, ऐसी जो ये ट्रीटी थी, ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, ये 1 नवंबर 1993 को हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच EU ट्रीटी केम इन फोर्स इन 2009। तो हम देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2009 को आया था हमारा ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या बनता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो हुआ था हमारा 1 दिसंबर 2009 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, फटाफट इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो असर्शन कहता है हमारा, चाइनाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978 वर ग्रेजुअल, यानी चाइना के जो आर्थिक सुधार थे 1978 में वो कैसे थे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस में आना, मतलब ईयर बाय ईयर, धीरे धीरे करके आना। अब इसका रीज़न दिया है, बिकॉज चाइना फॉलोड शॉक थेरेपी लाइक ईस्टर्न यूरोप। अच्छा, शॉक थेरेपी का मतलब होता है चेंजेस आना, लेकिन एकदम सडनली आना, अचानक से आना, और ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे है। तो ग्रेजुअल क्या अचानक हो सकता है, नहीं, ग्रेजुअल होगा धीरे धीरे, और शॉक थेरेपी होगी एकदम सडनली, अचानक से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोलता है, विच इज़ द प्राइमरी रीज़न आसियान रेस्पेक्ट्स नेशनल सोवेरेनिटी। ऐसा कौन सा मेन रीज़न है, कौन सा मेन कारण है कि आसियान का जो एक ग्रुप है वो रिस्पेक्ट करता है अपने कंट्री मेंबर्स नेशनल की सोवेरेनिटी, यानी उनकी संप्रभुता का वो सम्मान करता है। जो सारे कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं उनकी संप्रभुता का सम्मान करता है। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप जो नेगेटिव हमारे ऑप्शन है उनको काटना सीखिए। तो सबसे पहले देखते हैं, टू मेंटेन मिलिट्री सुपीरियॉरिटी। मिलिट्री की अगर बात आएगी तो नेटो होता है,
लेकिन यहाँ सुपीरियॉरिटी की बात चल रही है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको आप काट दीजिए। सेकंड आते हैं टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, यानी एक दूसरे के जो अपोजिट में आना है या लड़ना है उसको अवॉइड करना है। एंड इनकरेज कॉपरेशन, और यानी एक दूसरे के हेल्प को बढ़ाना है। हाँ, ये सही हो सकता है, अभी आगे देखते हैं फिर। एंड टू क्रिएट सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स लाइक EU। सुपर नेशनल स्ट्रक्चर यानी हमें सबसे ऊपर हो जाना है, तो सबसे ऊपर नहीं होना, सबको एक साथ खड़ा होना है, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। टू आइसोलेट मेंबर स्टेट फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड, जो इसके कंट्री मेंबर्स हैं उनको आइसोलेट कर देना है, अलग कर देना है वैश्विक बाजार से, वैश्विक मार्केट से। नहीं, हमें अलग नहीं करना है, हमें तो मिलकर काम करना है आसियान में। तो ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो तीनों हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ट्रीटी इस्टेब्लिश्ड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957? ये मैंने अभी आपको अभी समझाया है। 1957 में कौन सा ट्रीटी आया था? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो ट्रीटी ऑफ रोम है वही हमारी 1957 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा है सही आंसर। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये इसका लास्ट प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म इन द सोवियत यूनियन? मतलब गॉर्बाचेव ने जो अपने रिफॉर्म के काम किए थे सोवियत यूनियन के लिए, उनका डायरेक्ट आउटकम क्या हुआ, उसके रिजल्ट क्या हुए? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल, कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल था वो बढ़ गया था। इंक्रीज्ड आइसोलेशन फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उनसे ये अलग हो गया था सोवियत यूनियन। कोलैप्स ऑफ सोवियत कंट्रोल इन ईस्टर्न यूरोप। एंड डी ऑप्शन है हमारे पास कंप्लीट इरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म धीरे धीरे कम होने लगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, और ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी एक दूसरी पार्ट बी भी मेरे पास मैंने बनाया हुआ है, मैं पार्ट बी भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कमेंट में बताइएगा कितने आपके आंसर सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। ठीक है, सेशन और MCQs अगर ये अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो में और आपको क्या क्या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो यहीं पर हम ऑफ करते हैं। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।